घर पे बनाए हुए खाने को आप कैसे एक नेशनल ब्रांड बना सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्नब नायक, आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान। और इस वीडियो में हमने शार्क टैंक फंडेड स्टार्टअप गेटअवे के फाउंडर्स जो कि जश और उनकी मॉम जिमी शाह का इंटरव्यू लिया है। काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया कि उनको आइडिया कैसे आया, फिर उन्होंने कैसे वेंडर्स के साथ नेगोशिएट किया, सोर्सिंग पैकेजिंग कहाँ से करी, इसके अलावा ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स में उनको क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ी, स्विगी जोमेटो कितना कमीशन लेते हैं, क्लाउड किचन सेटअप करने में कितना खर्चा लगता है, और इसके अलावा हमने स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस करी जिसकी वजह से उन्होंने इतनी जल्दी स्केल अप किया है और अपने कॉम्पिटिशन से अपने आप को डिफरेंशिएट किया है। तो अगर आप अपना नेशनल फूड D2C ब्रांड खोलने का सोच रहे हैं, इस इंटरव्यू में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और वैसे इस वीडियो में हमने प्रोबो के साथ कोलैबोरेट किया है जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। जश और जिम्मी, स्वागत है आपका स्टार्टअप ज्ञान में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अर्नब। तो मेरा एक पहला सवाल यही रहेगा कि गेटअवे एक्चुअल में है क्या, अगर आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा समझाते हैं। सो गेटअवे का आइडिया मॉम के किचन से ही स्टार्ट हुआ था एंड पूरा आइडिया ये था कि हम जब डेजर्ट्स खाते हैं या स्वीट्स खाते हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है एंड वो गिल्ट हमारे साथ रह जाता है हमेशा खाने के बाद भी। हमें वो गिल्ट से गेटअवे करना था। सो द होल आइडिया वाज कि फैट्स, कैलोरीज, शुगर, ये सब से हम भागे कैसे while having that taste in place। तो वो आइडिया से हमने गेटअवे स्टार्ट किया एंड हमने फर्स्ट कैटेगरी टारगेट किया आइसक्रीम्स, बिकॉज आइसक्रीम एक ऐसी चीज़ है जो सब खाते हैं एंड आइसक्रीम कभी हेल्दी हो ही नहीं सकता है, ऐसा कॉन्सेप्ट लोगों के मन में होता है। हमें वो चेंज करना था। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये था कि हेल्दी तो बना देते हैं, हेल्दी चीज़ें हेल्दी होती है पर टेस्टी नहीं होती है। सो हमारे लिए उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि टेस्ट को कैसे केटर करें while कीपिंग हेल्थ बेनिफिट्स इन माइंड। काफ़ी लोगों को हमेशा ऐसे लगता है कि कुछ भी चीज़ अगर हेल्दी हुई ना तो इतनी टेस्टी नहीं होती है, लेकिन हमें वो कॉन्सेप्ट को एकदम से मतलब ये हटा देना था लोगों के दिमाग से कि हेल्दी भी टेस्टी हो सकता है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि आपने जो जब आए आपने बोला कि 8% स्टेक देंगे, तो बहुत व्यूअर्स का ये डाउट रहता है कि वैल्यूएशन एक्चुअल में सेट कैसे होती है। मतलब आप उस नंबर पे कैसे पहुंचे कि हम 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट 8% स्टेक के लिए देना चाहते हैं। सो इंडस्ट्री के मल्टीप्लायर्स होते हैं वैल्यूएशन में। अगर आप वेंचर कैपिटल या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लोगों से बात करोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि हर इंडस्ट्री का, फूड एंड बेवरेजेस या होम केयर, पर्सनल केयर, सिमिलरली टेक्नोलॉजी स्पेस जो है वहाँ पे मल्टीप्लायर सबसे ज़्यादा होता है। यूजुअली ये डिसाइड होता है आपके पास्ट रेवेन्यू पे। अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो मल्टीप्लायर रेंज करता है 2x से लेके 5x या 10x तक भी जाता है कोई इंडस्ट्रीज में। बट ऐसा कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है वैल्यूएशन ड्रॉ करने का। हमने हमारे पास्ट 6-8 महीनों में शार्क टैंक के पहले काफ़ी इन्वेस्टर्स से हमें इंटरेस्ट आया था। हमने 6-7 मार्की इन्वेस्टर से बात कर रखी थी जहाँ पे हमारी वैल्यूएशन अराउंड 10 to 12 करोड़ के बीच में हमें प्रेडिक्ट हो रहा था कि ये वैल्यूएशन आएगी। बट अगेन मल्टीपल फैक्टर्स, शार्क्स, एंजल्स है, वो काफ़ी अर्ली स्टेज पे भी आपके बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, अनलाइक अनदर वेंचर कैपिटलिस्ट जिसके पास 100 पोर्टफोलियो कंपनीज है इन्वेस्ट करने के लिए। तो वो सारी पैरामीटर्स कीपिंग इन माइंड आपकी वैल्यूएशन डिराइव होती है। बट यूजुअली इट इज ऑन योर पास्ट 1 year सेल्स। अंडरस्टूड। लोगों का परसेप्शन ये है कि प्रोजेक्शन पे होती है। बहुत कम इंडस्ट्रीज में प्रोजेक्शन पे होती है आज की डेट। एक्चुअल सेल्स के फिगर्स ही नॉर्मली वैल्यूएशन क्रिएट कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं प्रोबो की, जो कि एक ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है। तो ये जो ओपिनियन ट्रेडिंग वाला कॉन्सेप्ट है यूएस में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, पर जैसा कि आपको पता है कि यार हम सबके पास एक्सपर्ट ओपिनियंस होते हैं कई डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो प्रोबो पे अगर आपके ये ओपिनियन सही होते हैं, आप पैसे कमा भी सकते हो, जो कि इजीली आप यूपीआई को यूज़ करके विदड्रॉ भी कर सकते हो। तो आप बोलेंगे भैया प्रोबो में क्या करना होता है। तो पहली बात, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करो, ऐप को डाउनलोड करो और मेरा जो रेफरल कोड है SG50 को यूज़ करो ताकि आपको 50 रुपये का साइन अप बोनस मिल जाए। अब सीधा मैं आपको ऐप यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस तो हैं, पर आपको जो टॉपिक सही लगते हैं जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, फाइनेंस, गेमिंग, क्रिप्टो, वो टॉपिक चूज़ कर सकते हो। अब मुझे तो यार स्टार्टअप्स में इंटरेस्ट है तो मैं स्टार्टअप के क्वेश्चन कुछ ढूंढता हूँ। ये गया मैं इंट्रैकर स्टार्टअप्स में। अब यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि यार क्या रेजर पे 10 बिलियन के वैल्यूएशन तक पहुँच पाएगा मार्च 2022 के एंड में। तो अभी इनका $7.5 बिलियन का वैल्यूएशन है
और दिसंबर एंड में इन्होंने फंडिंग रेज करी थी। तो मेरे हिसाब से तो नहीं पहुंच पाएगा, तो इसलिए मैं नो ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ, यहाँ स्वाइप फॉर नो और कर दिया सबमिट। और यहाँ पे आप मेरे एग्जिस्टिंग ट्रेड्स देख सकते हैं। तो इसमें अगर मेरा आंसर सही होता है तो मैं पैसे जीत जाता हूँ, और अगर गलत होता है तो भैया मेरी नॉलेज बढ़ती है। तो हुआ ना दोनों तरफ से फायदा। तो अब बस ज्ञान की बातें मत बांटो, उससे पैसे भी कमा लो। तो अब हम थोड़ा पीछे की ओर जाएंगे। तो जैसे कि जश और आपने शार्क टैंक में बताया कि ये आपकी रिक्वायरमेंट थी कि हेल्दी आइसक्रीम बने, और फिर मैम आपने बनाया घर पे। तो ऐसे बहुतों के घर पे होते होंगे कि कुछ अच्छा खाना बनता है, या ऐसे आइडिया जो घर पे काफ़ी तारीफ होती है वो होता है, बट फिर उसको प्रोडक्ट में ले जाने में पूरा अलग ही गेम होता है, जो कि यूजुअली लोग करना नहीं चाहते या कर नहीं पाते हैं। तो इसमें पहला स्टेप कैसे होता है? जैसे कि आपको पता चला कि आपने जो आइसक्रीम बनाई वो जश और सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके बाद आपने मार्केट टेस्ट कैसे किया और फिर आगे आगे के स्टेप्स कैसे लिए? तो शुरू में तो ऐसा था कि हम नॉर्मल टब पैकेजिंग में अंदर बिना ब्रांड के ये वो हम काफ़ी लोगों को हमने ये डिस्ट्रीब्यूट किया है टेस्ट मार्केट करने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे हमें पता चलना कि अगर हमें रिटेल में जाना है तो हमको क्या क्या चाहिए। तो उसमें सबसे पहला आया हमारे पास फसाई, उसके बाद लगेगा हमारा ट्रेडमार्क, उसके बाद हमारा लगेगा बारकोड, उसके बाद में लगेगा कि कौन से टब फूड कंपैटिबिलिटी में यूज़ होते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ हमने इकट्ठा की, बहुत लोगों से पूछा और खुद रिसर्च कर करके हमने ये सब चीज़ें फाइनल की। ये सारी चीज़ें फाइनल करने में ऑलमोस्ट हमको 4 से 5 महीने लगे थे, और तब हमें मार्केट तो वैलिडेट हो गया था क्योंकि हमारा ऑर्गेनिक सेल्स बहुत अच्छा था। लेकिन फिर भी हमारे पास फंड्स की कमी की वजह से हम प्रिंटेड टब्स तब नहीं करवाते थे, तो लेबल प्रिंटिंग करवाते थे, उसकी पंचिंग करवाते थे। तो ये सारी चीज़ें हमने स्टेप बाय स्टेप इस बिजनेस के साथ साथ हमने सीखी है। इसमें जैसे आपने बोला कि क्योंकि आपका प्रोडक्ट अच्छा था तो फीडबैक तो आ ही गया था कि इसकी डिमांड होगी, बट आपने ऐसे बोला कि लाइसेंसेस चाहिए, ट्रेडमार्क चाहिए, तो ये तो आपने अप्लाई किया होगा और स्पेसिफिक कॉस्ट आता होगा एक। बट उससे बड़ा प्रॉब्लम जैसे कि आपने बोला कि जो पैकेजिंग होती है, जो लेबल प्रिंटिंग होती है, वो कहाँ से कैसे ढूंढते हैं, और उनके साथ फिर क्या प्राइसिंग सेट होती है, क्या नेगोशिएशन होती है वो, क्योंकि आपको आई एम अज्यूमिंग कि पहले इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो कैसे किया और उसकी फिर अप्रोक्सीमेटली प्राइसिंग कैसे होती है? आई थिंक उसमें मॉम का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने काफ़ी मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली इंडिया मार्ट से कॉल करना शुरू किया, जस्ट डायल से कॉल करना शुरू किया, पूछा कि हमें ऐसी पैकेजिंग चाहिए, आप दे सकते हैं। वी शॉर्ट लिस्टेड 4-5 वेंडर्स पैन इंडिया जो काफ़ी बड़े स्केल पे आइसक्रीम ब्रांड्स के लिए बनाते हैं। तभी हमें इंस्टेंटली रियलाइज़ हो गया कि नहीं, इनको तो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी चाहिए 1-1 लाख 2-2 लाख पीस पर वेरिएंट की, और अगर हमारे 10 वेरिएंट्स है तो हमारे 10 लाख की तो सिर्फ पैकेजिंग इन्वेंट्री हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय वट एवर कॉस्ट पड़ती है वो पर टब की। तभी हमने डिसाइड किया कि नहीं, इसका कोई तो शॉर्टर वे होगा, छोटे ब्रांड्स कैसे करते होंगे। तब आई थिंक काफ़ी रिसर्च के बाद हमने ये रियलाइज़ किया कि आपके कोई भी लोकल प्रिंटर पे या आपके आसपास के कोई बड़े अच्छे प्रिंटर के पास आप लेबल्स प्रिंट करवा सकते हैं, आप टब्स अलग से प्रोक्योर कर सकते हैं, उसकी हैंडमेड लेबलिंग कर सकते हैं। उससे हमने स्टार्ट करा एंड विद इन 6 मंथ हमें रियलाइज़ हो गया कि नहीं, हमें स्केल आ रहा है, हम वो 1 लाख मिनिमम ऑर्डर क्वान्टिटी शायद बेयर कर पाए। उसके बाद मॉम ने सारी नेगोशिएशंस की वेंडर्स के साथ, उनको ब्रांड बताया, और हमेशा हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता था कि हम जो भी वेंडर पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं, हम उन्हें ग्रास रूट लेवल पे हमारी विजन बताएं कि हमें ये ब्रांड बनना है, हमें ये करना है। उससे 2 चीज़ें होती है, एक है कि जो पार्टनर होता है उससे भी भरोसा आता है कि नहीं, एक्चुअली अ ब्रांड हु इज ट्राइंग टू मेक अ चेंज, मेक अ कैटेगरी, उसमें काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं, काफ़ी लोग नहीं करते। जिन्होंने हमें सपोर्ट किया उनकी वजह से हम लॉन्च कर पाए। नेगोशिएशन वाइज आई थिंक जो लार्जर कैटेगरी है ऑफ लार्जर मैन्युफैक्चरर्स, वहाँ पे रूम फॉर नेगोशिएशन बहुत कम होता है, बिकॉज वो ऑलरेडी बड़े ब्रांड्स के साथ, अमूल, मदर डेयरी टाइप ऑफ ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, एंड उनकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटीज तो होती नहीं है, उनकी तो 50-50 लाख टाइप ऑफ यूनिट्स बनती है। तो रूम फॉर नेगोशिएशन बहुत कम होता है। बट अगेन I think one thing which all entrepreneurs and all people who are working out of their house, उनको अगर कुछ स्टार्ट करना है तो उन्हें कभी भी वो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी सुन के बैक ऑफ नहीं हो जाना चाहिए। They should always try, they should, because
हमेशा देयर इज अ पॉसिबिलिटी। आप सोचोगे कि नहीं उन्होंने मुझे ये पहली बार बोल दिया, ये नहीं करेंगे, आप उनको परस्यू नहीं करोगे। जब तक आप परस्यू नहीं करोगे तब तक आपको नहीं मिलेगा वो। एंड वो मेरी मॉम ने बहुत अच्छे से किया। और मैं एक चीज में बहुत बिलीव करती हूँ कि अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हम सफलता कैसे पाएंगे। अगर कोशिश करें तो हम सफलता के रास्ते पे थोड़े थोड़े आगे आगे धीरे धीरे चल सकते हैं। तो ये मेरा एक बहुत ही फंडामेंटल क्लियर था। और दूसरी चीज, मैंने हमेशा एज एन एंटरप्रेन्योर हमेशा से 30 साल की जर्नी में मैं अपनी टीम को हमेशा मेरे साथ लेके चलने में मानती हूँ। मैं कभी ऐसा नहीं मानती हूँ कि नहीं हम आगे बढ़े और हमारे वेंडर्स हैं या हमारे एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरीज कम दें या उनके साथ बहुत ज़्यादा नेगोशिएट करें। हमारे वेंडर्स भी, हमें ऐसा लगता है कि वो भी हमारे साथ चले आगे। एक जो क्वेश्चन आता है कि आपने जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो आप गए, बट जैसे कि आप बोल रहे हैं कि कुछ मिनिमम क्वांटिटी होता है, बट फिर आपने ऐसे वेंडर्स देखे जो कम भी करते हैं, बट सारी जो इन्वेस्टमेंट है फिर क्या आपने खुद से ही किया? और इसमें फिर इन्वेस्टमेंट कितना लगता है कि जो इनिशियल जो ऑर्डर बैच होता है उसमें बनने में और मार्केट में आने में कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगता है? स्टार्टिंग में तो इन्वेस्टमेंट मैंने मॉम डैड को बोला था कि मुझे थोड़ा पैसे दे दो, पैकेजिंग मटेरियल प्रोक्योर करनी है। उनका भी परसेप्शन यही था इनिशियली कि इतना पैसा हम इन्वेंट्री में ब्लॉक कर देंगे, विच इज़ रफली अराउंड 2.5 लाख रुपीज़ टू स्टार्ट, विच इज़ अ लॉट। इनिशियल परसेप्शन था कि नहीं कैसे करेंगे वो, बट मॉम ने एक लाइन तब बोली थी, मुझे अब याद आ रही है कि ठीक है काम करते, खरीद लेते, बेच लेंगे। तो वो ड्राइव था स्टार्ट से। बट हाँ, हमने 2.5 लाख की सीड इन्वेस्टमेंट करी ओनली इन पैकेजिंग मटेरियल, और हमने ये स्टार्ट किया था। जैसे मैम ने बताया कि पहले आपने इसे घर पे बनाया और उस पर अच्छा फीडबैक आया, बट जब आप मैन्युफैक्चरिंग करने आते हैं वो आई थिंक जैसे आप बता रहे थे फूड टेक्नोलॉजिस्ट चाहिए होता है, और फिर वो प्रोसेस भी आई थिंक कुछ ऑटोमेट करते होंगे। वो चीज़ आपने कैसे सीखी, या वो फिर मैन्युफैक्चर जो कर रहा है उसको आता है पहले से? बिकॉज ये हेल्थ स्पेस में था और ये कैटेगरी थी नहीं, हमने कैटेगरी बनाई है, हम फर्स्ट मूवर्स है ये स्पेस में। मैन्युफैक्चरर के एंड से हमें जितना सपोर्ट मिल सकता था हम लेते थे, बट इन दी एंड जो प्रोडक्ट था जिसके हेल्थ बेनिफिट्स होने थे उसके लिए हमें इतना क्लियर था कि हमने घर में बना लिया, बिना शुगर डाले, बिना हाई फैट चीज़ें डाले, हमने हाई प्रोटीन भी उसको बना दिया घर पे। बट इसका वैलिडेशन एक एक्सपर्ट ही कर सकता है, और वो वैलिडेशन सर्टिफिकेशंस प्रोक्योर करने के लिए हमें इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के रूट में ही जाना पड़ता। तो वो हमें स्टार्टिंग से क्लियर था 2 महीने घर से चलाने के बाद कि हमें एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी है, आइसक्रीम इंडस्ट्री के वेटरन है इनफैक्ट, उनसे हमने स्टार्ट करा काम। उन्होंने हमारी फर्स्ट 3 फ्लेवर्स की रेसिपी बनाई, काफ़ी ट्रायल एंड एरर हुआ, उनके लिए भी लर्निंग थी, हमारे लिए भी लर्निंग थी। बट ये तो है कि कोई भी आप फूड बिजनेस कर रहे हो, अगर आप पैकेज प्रोडक्ट में घुस रहे हो, आप रिटेल में बेचना चाहते हो, यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। उसके बिना FSSAI आपको अलाउ नहीं करता न्यूट्रिशन फैक्ट्स क्लेम करने, या आप फ्रंट ऑफ द पैक पे अगर हाई प्रोटीन भी क्लेम करते हो। हाई प्रोटीन का क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू FSSAI इंडिया होता है कि 8 ग्राम्स और के ऊपर पर 100 ग्राम सर्विंग अगर आपका प्रोटीन कंटेंट है, ओनली देन यू कैन क्लेम हाई प्रोटीन। अब ये चीज़ें एज अ लेमैन, कॉमन मैन, हमें तो पता थी नहीं। हमें पता था कि हम इतना वे प्रोटीन डाल रहे हैं, बट अगर हम 1-2 ग्राम ज़्यादा डालते तो हम क्लेम कर सकते कि हाई प्रोटीन है। तो वैसे काफ़ी सारे क्राइटेरियाज है। नो एडेड शुगर का, शुगर फ्री आप टर्म नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज नेचुरली चीज़ों में शुगर होती है। ये सारी लर्निंग्स हमें न्यूट्रिशनिस्ट और हमारे फूड टेक्नोलॉजिस्ट, FSSAI के पार्टनर्स, उनसे हमें लर्निंग मिली, एंड काफ़ी लर्निंग थी ये। हमें ज़ीरो नॉलेज थी ये सब की। और सारे ट्रायल्स के वक्त भी हम इतनी सारी रिसर्च करते थे। हमारे फूड टेक्नीशियन और न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो रेगुलर बैचेस के सारे पैरामीटर्स निकालते थे। तो जब तक हमें हमारी वैल्यूज़ नहीं मिल रही थी ना, तब तक हमें रेसिपी फाइनलाइज करने में थोड़ा वक्त लग गया था। और हमारे टेस्ट के हिसाब से वी वांटेड कि नहीं ये टेस्ट भी होना ही चाहिए। तो वो जाते जाते थोड़ा समय लगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट बनाया फिर आपने बताया कि जैसे कि आपने एक्सपैंड करने के लिए, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत है, तो आपने क्लाउड किचन सेटअप किए। अब ये क्लाउड किचन में भी एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगता है, तो पहली बात तो इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, और दूसरी बात आपने चूज़ कैसे किया कि यार
मुंबई में इन जगहों पे हम क्लाउड किचन सेट करेंगे या दिल्ली में इन जगहों पे करेंगे, तो उसके लिए भी फिर हायरिंग ऐसे प्रोफेशनल्स हायर किए आपका सीखा कहीं से? सो आई थिंक हमारे लिए हमारी वेबसाइट बहुत बड़ी गोल्ड माइन थी। वेबसाइट से हमें पता चल जाता था कि ऑर्डर्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं सिटी में। तो सिटी के सर्टन पॉकेट्स होते हैं, जैसे बॉम्बे में तो चलो खैर बॉम्बे तो पूरा बॉम्बे ही वैसे हेल्थ कॉन्शियस और फिटनेस कॉन्शियस है, बट मार्केट्स लाइक दिल्ली, मार्केट्स लाइक गुड़गांव, उसमें स्पेसिफिक एरिया से रिक्वायरमेंट आती है। एंड हमें इतना पता था कि जो पॉपुलेशन डेंस एरियाज है, जहाँ पे ज़्यादा लोग रह रहे एक पर्टिकुलर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, वो एरियाज हमें टारगेट करने चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया हमारे लिए ये होता था कि आइसक्रीम एक ऐसी कैटेगरी जो रात को खाई जाती है। हमारे कस्टमर्स मोस्टली रात को ऑर्डर करते थे, ऑल्दो डिलीवरी नेक्स्ट डे मिलती थी, बट उनका कंजम्पशन टाइम भी पोस्ट डिनर यूजुअली 10 o'clock के बाद का होता था। ये इंसाइट से हमें इतना पता चल गया था कि जो भी क्लाउड किचन हम एक्टिवेट करें एक एरिया में, उसका टाइमिंग शुड बी टिल 12 AM मिनिमम, बिकॉज ओनली देन हम वो उतना केटर कर पाएंगे मासेस को। कॉस्ट वाइज हमने स्टार्ट से वी हैव बीन वेरी लीन। हमने बहुत मिनिमल स्पेंड्स के सामने ROI देख के ही ग्रो किया है। शार्क टैंक के पहले हम कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप थे, हमारी सेविंग से हमने बिजनेस स्टार्ट करा था। तो वो सेंस में हम काफ़ी कंजर्वेटिव है टू स्पेंड वेर एवर वी आर गेटिंग अ रिटर्न। कॉस्ट वाइज एक क्लाउड किचन आप 20 से 30 हज़ार के बीच में सेटअप कर सकते हो एज एन इनिशियल कॉस्ट। इसमें अगेन डिपेंड्स ऑन व्हाट प्रोडक्ट यू आर टारगेटिंग। हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है, सीधा क्लाउड किचन पार्टनर के यहाँ पे डिलीवर होता है, वहाँ से कस्टमर तक डिलीवर होता है, तो कोई प्रेपरेशन नीडेड नहीं है। दूसरे मॉडल्स में ये कॉस्ट 50,000 से 70,000 तक भी जा सकती है, जहाँ पे थोड़ी बहुत प्रेपरेशन नीडेड है। आज के डेट में हमने पार्टनर करा है 3 से 4 ब्रांड्स के साथ, जो पैन इंडिया ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिनके 300-400 आउटलेट्स है पैन इंडिया, एंड हम उनके साथ जुड़कर क्लाउड किचन एक्टिवेट कर रहे हैं। इंडिविजुअल पार्टनर्स भी है जिन्हें हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगता है, जो कहते हैं कि हम हमारे स्टोर से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो वैसे भी हमने काफ़ी मॉडल्स बना रखे हैं। और जैसे कि आपने खुद बोला कि आप सुपरमार्केट्स और यहाँ सब भी प्रमोट करेंगे, तो ये सुपरमार्केट्स में कैसे एंट्री लेते हैं? जैसे कि आपने ऑनलाइन तो समझ आता है, आपने D2C ब्रांड बनाया, आपने स्विगी जोमेटो के साथ कोलैबोरेट किया, बट सुपरमार्केट्स तो पहली बार बहुत कॉम्पिटिटिव स्पेस भी है, और वहाँ जैसे कि हमें शार्क टैंक में पता चल रहा था मार्जिन भी बहुत कम है, तो उसमें फिर कैसे एंट्री लिया जाता है? मेरा बैकग्राउंड, मैंने फ्यूचर ग्रुप के साथ काम करा था, जो बिग बाजार की पेरेंट कंपनी थी, जो रिटेल में थी। तो मुझे पता था कि रिटेल ऐसा मार्केट है, ऑफलाइन रिटेल, आज भी आप कितना भी ऑनलाइन बोल लो, इवेंचुअली इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी स्प्लिट बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑफलाइन कभी बंद नहीं होगा, बिकॉज कस्टमर की आदत है, आप नीचे सड़क पे जा रहे हो, पास कर रहे हो, एक शॉप दिख गई बाहर, फ्रीजर दिख गया कोई आइसक्रीम ब्रांड का, आपने उठा के खा लिया, तो वो डायनामिक कभी चेंज नहीं होने वाला। तो हमारे लिए इनिशियल फर्स्ट ईयर में यही था, क्योंकि मैं वो बैकग्राउंड से था, कि हमें सबसे टॉप प्रीमियम रिटेलर्स अक्रॉस द कंट्री में हमें स्पेस चाहिए। अब उसका प्रोसेस काफ़ी ट्रिकी है, क्योंकि वहाँ पे 2-3 चीज़ें होती है, 2-3 टाइप की कॉस्ट्स होती है। एक कॉस्ट होती है लिस्टिंग फी, रिटेलर आपसे लेता है एज अ वन टाइम फी टू जस्ट लिस्ट योर ब्रांड ऑन देयर पोर्टफोलियो। फिर वो लिस्टिंग फी का भी एक सब कैटेगरी होता है, पर SKU लिस्टिंग फी। तो आप समझ लीजिए मेरे पास 10 फ्लेवर्स है 2 साइजेस में, तो मेरे 20 SKU हो गए। अगर मुझे 20 SKU एक सुपरमार्केट में लॉन्च करने हैं, पर SKU 5 से 10 हज़ार के बीच में सुपरमार्केट चार्ज करते हैं पर स्टोर। तो एक स्टोर में मेरे को सिर्फ प्रोडक्ट डालने के लिए मुझे 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक वो देने पड़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा मार्जिन वो 35 to 40% के बीच में रहता है सुपरमार्केट्स में, क्योंकि फ्रीजर उनका होता है, स्पेस उनकी होती है, वो अपनी रेंटल कॉस्ट जस्टिफाई नहीं कर पाते वो मार्जिन के नीचे। तो ऐसी काफ़ी हिट कॉस्ट है। इतना ही नहीं, अगर आपको मार्केटिंग करनी है, आप समझ लीजिए आप वॉक कर रहे हो, आपकी आई लेवल विजिबिलिटी पे आपको प्रोडक्ट चाहिए, आई लेवल विजिबिलिटी की अलग कॉस्ट होती है 20 से 25 हज़ार पर मंथ। तो ये सारी कॉस्ट की वजह से रिटेल बिजनेस फॉर अ स्टार्टअप और अ ब्रांड विच इज स्टार्टिंग समथिंग न्यू बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू सस्टेन और इवन टू बी प्रॉफिटेबल। हमारे केस में हम गए ये रिटेलर्स के पास, हम ये सुन के तो हैरान हो गए, शॉक हो गए कि यार 5 लाख रुपए सिर्फ लिस्टिंग के लिए हम देंगे 5 स्टोर के लिए, हम बिजनेस कैसे करेंगे?
वहाँ पे आप वो कोई गारंटी तो ले नहीं रहे कि प्रोडक्ट वहाँ पे बिकेगा या वो बेचेंगे, वो तो सिर्फ शेल्फ पे रखने वाले हैं। अच्छा, अगर नहीं बिका तो फिर वापस कर देते हैं? वापस भी करते हैं, तो वापस भी हमें लेना पड़ता है नहीं बिकता तो टेक्निकली आप अगर देखोगे तो रिटेलर्स का तो विन विन ही है, उनको तो कोई लॉस है ही नहीं है डील। तो प्लस वो बड़े ब्रांड से ये सब चीजें चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि एक HUL या PNG या क्वालिटी वॉल्स के बेसिस पे तो उनका बिजनेस चल रहा है, तो वो टारगेट करते हैं छोटे ब्रांड्स को। हमने फिर बहुत टफ डिसीजन था हमारे लिए, हमने सोचा कि ठीक है हमारे पास ऑफर आ रखी है, मैं नाम नहीं लूँगा वो ग्रुप का, बट मॉम ने तब बोला कि नहीं एक काम करते हैं, प्रोडक्ट हमारा अच्छा है, मार्केट टेस्ट हो चुकी है, हम हमारे एंड से लॉन्च करते हैं, जिनको अच्छा लगेगा वो हमारे पास आएंगे। हमने 6-7 मंथ्स काम करते रहे और वही ग्रुप हमारे पास वापस आया और उन्होंने हमें ऐसी ऑफर दी जो हम भी मना नहीं कर पाए, हमारे टर्म्स पे, हमारे कंडीशंस पे, एंड वो हमारे फेवर में वर्कआउट कर गया। सिमिलरली आफ्टर दैट हमने जितने भी रिटेलर्स से या जितने भी लार्ज ग्रुप से हमने डील्स किए, उनमें हमारा प्रोपोजिशन सिंपल था कि वी वांट टू बी अ प्रॉफिटेबल ब्रांड, वी वांट टू बी अ ब्रांड जो लोग एक्चुअली पसंद करे और डिमांड करे। हमें वो शेल्फ पे रह के रिटर्न माल लेके हमें वो बिजनेस नहीं करना। तो इन दैट सेंस काफ़ी लोगों ने हमें सपोर्ट भी किया, एंड दैट वे हमने ऑफलाइन प्रेजेंस ऑलमोस्ट 200 स्टोर्स में बॉम्बे, पुणे एंड दिल्ली में बना रखी है। और बेसिकली रिटेल प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है छोटी ब्रांड्स के लिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस आता है। एग्जैक्टली और वो जहाँ जाती है सुपरमार्केट में तो उनको दिखता है अपना प्रोडक्ट नया लगता है, उठा लेते हैं, तो वो ब्रांडिंग और वो ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ऑनलाइन ब्रांड सिर्फ ऑनलाइन है, आप उसको अगर फिजिकली देखोगे तो आपको लगेगा अच्छा ये यहाँ पे भी बिक रहा है, एक ब्रांड रिकॉल भी रहेगा। एग्जैक्टली। तो आई थिंक हमारे लिए लर्निंग ये थी कि फर्स्ट ईयर में मे बी हमने काफ़ी अर्ली एंटर करा ट्राई करने का वो मार्केट, बट इवेंचुअली हमें जो चीज़ें चाहिए थी हमें मिल गई। अब हमारा गोल ये है कि मार्केटिंग का जो मार्केट शेयर का स्प्लिट है हमारा चैनल का, वो ओमनी चैनल रहे, हमें ऑफलाइन भी रहना है, हमें ऑनलाइन भी रहना है। और अभी जैसे कि आपने बोला कि जब आप ये स्टोर्स में जाते हैं तो आपका मार्जिन कम हो जाता है, 30 to 35% रहता है बिकॉज ऑफ वेरियस कॉस्ट। तो जब आप स्विगी जोमेटो में जाते हैं तब आपका कितना मार्जिन रहता है? और आई एम अज्यूमिंग फिर जब आपके वेबसाइट में तो और भी ज़्यादा रहता होगा। तो ये मार्जिन जो 35-40% का होता है वो रिटेलर लेते हैं हमसे। तो हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट अगर 100 रुपये है तो 35 से 40 रुपये रिटेलर को स्ट्रेट अप जाते हैं एज कमीशन इन एन ऑफलाइन सिनेरियो। ऑनलाइन स्विगी जोमेटो भी फेयरली अराउंड 25 to 30% है फॉर न्यू ब्रांड्स। उसमें भी डिपेंड करता है कि आपके कितने आउटलेट्स है, आप कितना एक्सपेंशन करना चाहते हैं, आप मार्केटिंग स्पेंड कितना करेंगे, उसके बेसिस पे वो मार्जिन सेट होता है। सिमिलरली जो एग्रीगेटर्स है, बिग बास्केट, ब्लिंकिट और जो भी नए नए ये स्पेस में आ रहे हैं, उनके मार्जिन भी 35 to 40% के रेंज में ही रहते हैं। वेबसाइट में हमारे लिए कोई मार्जिन नहीं होता क्योंकि हमारी खुद की ओन वेबसाइट है। जो हम वेबसाइट के पेमेंट गेटवे चार्जेस पे करते हैं, जो कस्टमर प्री पे करता है, दैट इज ओनली मार्जिन दैट वी गिव आउट व्हिच इज लेस देन 2%। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि हर जगह एनीवेयर बिटवीन 25 to 40% मार्जिन ले रहे हैं डिफरेंट, तो इसका मतलब जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपके प्रोडक्ट बनाने के बाद जो कॉस्ट में फ़र्क है, मतलब मैन्युफैक्चर कॉस्ट ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट के ऊपर आपको एटलीस्ट 60 या 70% ऐसा वो लेके चलना पड़ता है सो दैट आप ये कॉस्ट कवर कर पाएँ। करेक्ट, एग्जैक्टली। ये तो जैसे कि अभी आपने बताया तब मुझे समझ आया कि हाँ इतने मार्जिन है तो ऐसे हो, बट ये फिर आपने जब आपने स्टार्ट किया तब आपने प्राइसिंग किस बेसिस पे डिसाइड की कि हमारा जैसे 125 या 135 पे रहेगा? इसी नंबर्स के बेसिस पे है कोई और? इनिशियली हमारा थोड़ा कस्टमर सेंट्रिक परसेप्शन था कि ठीक है कस्टमर बोल रहा है शायद आप 100 रुपीज़ में दे दो तो वो खा लेगा, बट वो बहुत नेसेंट स्टेज था, बहुत अर्ली स्टेज था, और हमने भी काफ़ी मिस्टेक्स करी इनिशियली प्रोडक्ट को लो प्राइस करके। तब हमें लगा कि हम तो इसमें प्रॉफिट बना ही नहीं पाएंगे। जब हम वो रिटेलर्स के पास गए फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि जो कॉस्टिंग होती है, कॉस्टिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एनी बिजनेस, प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, चाहे कोई भी बिजनेस हो। तो कॉस्ट डिराइव होती है ये सारे मार्जिन्स को अकाउंट करते हुए। पहले आप 35% रिटेलर को दे दो, 10% डिस्ट्रीब्यूटर को निकाल लो, 5% अपनी पैकेजिंग और प्राइमरी पैकेजिंग की कॉस्ट गिन लो। ये सारी कॉस्ट ऐड करके आपकी जो फाइनल कॉस्ट आती है उस पर आप 15 से 20% अपना प्रॉफिट मार्जिन रखो।
एंड वो MRP डिराइव होती है. तो इट इज एक्चुअली अ बैक कैलकुलेशन देन अ फॉरवर्ड कैलकुलेशन. ये क्वेश्चन था कि जब आपने ये मैम ने पहले आइसक्रीम बनाया और आपको पसंद आया, बट तब जैसे कि शार्क टैंक में बताया आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस भी था एंड आई एम अज्यूमिंग आप जॉब या कुछ कर रहे होंगे, तो क्यों आपको लगा कि ठीक है हमने घर के लिए बना दिया, घर पे खाते हैं, अब इसका पूरा ब्रांड बनाएंगे, इसमें इतना आपका टाइम एनर्जी और ये पूरा लंबा गेम होने वाला है, तो क्या आपका पीछे मोटिवेशन था कि इसको हम एक इंडिया या ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहते हैं इसको? एंटरप्रेन्योरियल माइंड. अंडरस्टूड. in a very simple word. आई थिंक लार्जली वो तो था ही, प्लस कॉन्स्टेंटली ये था कि इंडिया में जो स्टार्टअप कल्चर अभी जो इकोसिस्टम बना है, इतने सारे नए नए ब्रांड्स आके ऐसी स्पेसेस डिसरप्ट कर रहे हैं जो बहुत सालों से यू नो बैक है, एस्टैब्लिश ब्रांड्स को ओवरटेक करके वो आगे बढ़ रहे हैं. तो कहीं ना कहीं वो एक मोटिवेशन बन जाता है कि हम क्यों नहीं ये कर सकते. एंड आई थिंक यही मोटिवेशन से हमने स्टार्ट किया था. हमें नहीं पता था कि हम आज भी ये स्टेज पे यहाँ पहुँचेंगे. शार्क टैंक में शार्क टैंक के 6 राउंड्स ऑफ ऑडिशंस के बाद हम फंडिंग भी बैक कर लेंगे. तो हमारा पूरा आइडिया यही है कि हम इसको जल्द से जल्द बड़ा करें. फाइनली मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो लाइफ आफ्टर शार्क टैंक कैसी चल रही है? लाइफ आफ्टर शार्क टैंक तो आप Super पूछिए busy. मत. हाँ, बिकॉज हमारे वॉल्यूम्स में 20x सर्ज आ रखा है. जब से हमारा शो एयर हुआ था उसके 6 मिनट्स के अंदर हमारे ऑर्डर्स आना शुरू हो गए थे. 2 घंटे में हम स्टॉक आउट हो गए थे. तो हम कॉन्स्टेंटली उसी में लगे हुए कि रीस्टॉकिंग सप्लाइंग, इंक्रीजिंग द नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन और बढ़ा रहे हैं और सिटीज़ एक्टिवेट कर रहे हैं. एंड आई थिंक मैंने या मॉम ने या मेरी बहन ने भी ये प्रेडिक्ट नहीं किया होगा कि शार्क टैंक से इतना बड़ा इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे ओवरनाइट आ जाएगा. सो आई थिंक जितने भी लोग हैं आउट देयर जो कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं, एवरीबडी शुड ट्राई टू पार्टिसिपेट इन शोज लाइक शार्क टैंक. नॉट जस्ट शार्क टैंक, बहुत सारे इंक्यूबेटर्स है आज की डेट में, वेंचर कैपिटलिस्ट बैक्ड इंक्यूबेटर्स है जहाँ पे आपको पैसा भी मिलता है, आपको लर्निंग भी मिलती है, आपको गाइडेंस भी मिलती है, मेंटरशिप भी मिलती है. तो लोगों को ये स्टार्टअप इकोसिस्टम की चीज़ें कंप्लीटली यूज़ करनी चाहिए एट देयर डिस्पोजल. किसी के माइंड में कोई अच्छा आइडिया हो तो उसको बेझिझक एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए कि ये कर सकेंगे हम, चाहे वो फेल हो, लेकिन सक्सेस का चांसेस तो है ना. तो दे शुड. दिस इज व्हाट आई वुड एडवाइज ऑल द यंग एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस इंडिया. बिल्कुल. हमारे जैसे व्यूअर्स भी, हम भी ये एम करते हैं कि जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हो उनको थोड़ा गाइड करें, थोड़ा मोटिवेट करें एंड होपफुली आपके स्टोरी और आपके लर्निंग्स से उनको भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू गेट अवे कि और भी जगहों पे वो अपना प्रोडक्ट बेचे. प्लस जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आप काफ़ी नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी मार्केट में लाने वाले हैं, तो उससे हमको भी सब हेल्दियर ऑप्शन मिलेंगे डेजर्ट में. एंड ऑल द बेस्ट. Thank you so much. थैंक यू सो मच अनु. तो दोस्तों ये था गेटअवे के फाउंडर्स के साथ इंटरव्यू. आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, प्लस काफ़ी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन भी मिला होगा ताकि आप खुद का भी बिजनेस सेटअप करके बड़े ब्रांड्स के साथ भी compete कर पाएँ. और वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को ज़रूर लाइक करना, नीचे कमेंट में बताना कि यार हम और कौन से स्टार्टअप फाउंडर्स का इंटरव्यू लें, और अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर कर देना. चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें. प्रोबो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक पे क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर लेना और SG50 रेफरल कोड यूज करना मत भूलना. आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे. तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ. धन्यवाद.